अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है इंटेंजिबल असेट्स पर, तो हम इंटेंजिबल असेट को कैसे रिकॉग्नाइज करें, कब रिकॉग्नाइज करें, कौन सी वैल्यू पर लिखें, ये सब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें सीखना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ AS 26 इज टू प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें सीखना है, और that are not dealt with specifically in another accounting standard। अगर कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर है तो वो वहीं पर ही रहेगा। अगर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चीज कवर नहीं है तो वो यहाँ पर कवर हो जाएगी। AS 26 requires an enterprise to recognize an intangible asset if and only if certain criteria are met। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं, वो फुलफिल होंगे तभी आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। AS 26 also specify how to measure the carrying amount of intangible assets and require certain disclosure about intangible। तो वैल्यू क्या हो वो भी यहाँ पर बताया जाएगा, और उसकी मेजरमेंट कैसे होनी है वो भी बताया जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सब पर अप्लाई होता है एक्सेप्ट इंटेंजिबल असेट अगर किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर है, जैसे कि intangible assets cover assets held by enterprise for sale in the ordinary course of business। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कवर हो जाएगा या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में कवर हो जाएगा। अब सपोज आप सॉफ्टवेयर बेचते हैं तो सॉफ्टवेयर भी एक इंटेंजिबल आइटम्स है, और वो आपकी स्टॉक होगी ना कि एसेट होगी, हाँ? तो जब आप सेल परचेज करते हैं तो आपके लिए वो क्या है, स्टॉक, और स्टॉक के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसके लिए है, अगर और कहीं कवर नहीं होता है तो। डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में कवर होता है, तो वहां पर आएगा, इसलिए यहाँ पर कवर नहीं होगा। लीज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में कवर होता है, तो यहाँ कवर नहीं होगा। और गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आती है, जब हम अमलगमेशन करते हैं तो वो भी यहाँ कवर नहीं होती है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में कवर होती है, जो कंसोलिडेशन मतलब होल्डिंग सब्सिडरी के केस में, वो भी यहाँ पर कवर नहीं होती। फाइनेंशियल असेट्स भी कवर नहीं होते हैं, जैसे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में, है ना, डिवेंचर्स में, वो सब यहाँ कवर नहीं होते हैं। मिनरल राइट या नेचुरल रिसोर्सेज वाली एसेट्स हैं तो वहां पर भी ये कवर नहीं होगा। और इंटेंजिबल असेट्स अराइजिंग इन इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद द पॉलिसी होल्डर्स, तो वहां पर भी नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें एक्सक्लूड होती हैं, और एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट्स वो भी नहीं आते। However, accounting standard 26 applies to other intangible assets used such as computer software, other expenditure, वो सब में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई हो जाएगा। तो ये और कहाँ अप्लाई होगा, एक्सपेंडिचर इन ऑन एडवर्टाइजिंग, ट्रेनिंग, स्टार्टअप कॉस्ट, वहां पर भी, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर, राइट है कोई लाइसेंस से रिलेटेड है वो सब, कॉपीराइट वगैरह, पेटेंट्स, कॉपीराइट, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में नहीं आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट एंड स्कोप में हमने अभी देखा कि जब हम गुडविल को एक्वायर करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, डिजाइन है, इंपोर्ट कोटास है, राइट है कोई, तो जो पेमेंट किया जाता है वो एक्चुअल में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप पेमेंट करते हैं। अगर आप गुडविल के लिए किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं पेमेंट, आप कोई भी चीज खरीदते हैं, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर,
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जिनका बेनिफिट आपको थोड़े समय के लिए मिलता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जिनका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है। अब आप कोई भी चीज के लिए ज्यादा पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि आपको उसके बदले में ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा ना। अगर आप एक मशीन 1 करोड़ रुपए की खरीदें और उसको आपको उससे आपको बेनिफिट केवल 50 लाख का होगा, तो आप वो मशीन नहीं खरीदें। समझ रहे हो मेरी बात? अगर हम किसी भी चीज के लिए पैसा देते हैं तो हमें कम से कम उतना बेनिफिट चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए, है ना। वो भी प्रेजेंट वैल्यू की टर्म्स में। जैसे 1 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी, उससे 10 साल में 1 करोड़ का फायदा होगा, तो वो नुकसान है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट फैक्टर आपका नुकसान चला जाएगा। तो ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, एक्सपेक्टेशन। अब आप किसी की गुडविल खरीद रहे हैं, गुडविल क्यों खरीदते हैं? गुडविल एक्स्ट्रा अर्निंग पावर होती है, उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। तो जितना आप पैसा देंगे उससे ज्यादा प्रॉफिट होने की आपको उम्मीद है, तभी तो आप उसके लिए पैसा देंगे, या कम से कम उतना बेनिफिट हो जितना आप पैसा दे रहे हैं। एज द बेनिफिट में अकर इन वन और मोर फ्यूचर ईयर्स, द पेमेंट इज कैपिटलाइज्ड एंड शोन एज ए एसेट। क्योंकि आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, है ना। और पेमेंट आप कब कर रहे हैं? अब। और बेनिफिट कब मिलेगा आपको? फ्यूचर में। तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर हो गया ना, तो आप इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये टेंजिबल एसेट से थोड़ा सा नेचर इसका अलग होता है, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पीपीई पर है, वो टेंजिबल एसेट के बारे में बात करता है, और ये इंटेंजिबल एसेट के बारे में बात करता है। इसका मेन पर्पस क्या है कि हम और कहीं जो एसेट डील नहीं हो रही है और जो इंटेंजिबल एसेट है उसे यहां पर डील करें। ठीक है, तो ये सब कवर नहीं होती हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये सारी चीजें कवर नहीं करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। कुछ डेफिनेशंस हैं जो यहाँ पर यूज होने वाली हैं। असेट एक रिसोर्स होता है जो हमारा, हम कंट्रोल उसे करते हैं, एंटरप्राइज उसे कंट्रोल करती है एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। कुछ पहले ऐसा हुआ है जिससे वो हमारे कंट्रोल में है चीज। हमने रिसर्च करी है, हमने पैसा खर्च किया है, हमने उसे एक्वायर किया है, टाइम ड्यूरेशन है, और उससे हमें फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। कोई भी एसेट जिससे हमें फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी चीज जिससे फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उसे हम एसेट बोलेंगे ही नहीं। मॉनेटरी एसेट किसे कहते हैं? जो फिक्स्ड अमाउंट है। जैसे डेटर्स है 10,000 के हैं, तो वो 10,000 ही देंगे आप, फिक्स्ड अमाउंट है। लेकिन अगर स्टॉक है 10,000 का, तो फिक्स्ड नहीं है। अगर रेट बढ़ गए तो 12,000 में भी बिक सकता, रेट कम हो गए तो 9,000 में भी बिक सकता। तो फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, तो वो नॉन मॉनेटरी एसेट होती है। एमोटाइजेशन एक तरीके से डेप्रीशिएशन है इंटेंजिबल एसेट पर। इंटेंजिबल एसेट पर जो हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं उसको हम बोलते हैं एमोटाइजेशन। हम कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर जो हमने इंटेंजिबल एसेट पर किया है उसको राइट ऑफ करते हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंटेंजिबल एसेट, तो उसे क्या बोलते हैं? एमोटाइजेशन। डेप्रीशिएबल अमाउंट, जितनी हमारी कॉस्ट है माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, तो वो डेप्रीशिएबल अमाउंट होती है। जैसे आपने 50 लाख रुपए की कोई एसेट खरीदी और आप 5 साल के लिए यूज करेंगे, 5 साल बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू 5 लाख है, तो आप 5 सालों में जब डेप्रिसिएशन लगाओगे पूरा टोटल मिलाकर, वो 45 लाख रुपीज लगाओगे, ना कि 50 लाख, क्योंकि 5 लाख तो वापस आ जाएंगे ना आपके पास। तो ये 45 लाख क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक है। यूजफुल लाइफ क्या होती है? जिस टाइम पीरियड में आप उस एसेट का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, या आउटपुट। ये हम पहले भी कर चुके हैं, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? AS19 में पढ़ा था। तो या तो लाइफ जो हम यूज करेंगे या आउटपुट के टर्म्स में होगा। फेयर वैल्यू होता है, दो अननोन पर्सन नॉलेजेबल है, अननोन है, उनका आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होता है, वो प्राइस फेयर वैल्यू कहलाता है।
एक्टिव मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जहां पर एक जैसी चीजें खरीदी बेची जाती है, जहां पर बायर सेलर आते हैं और प्राइसेस पब्लिकली अवेलेबल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मार्केट। इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस पर एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 अलग है। तो इम्पेयरमेंट लॉस क्या है? अगर मार्केट, अब हमारी WDV जिसे हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं, मान लिया 18 लाख है किसी, और उसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख ही है, तो 6 लाख रुपए का जो लॉस होने की उम्मीद है हमें जब भी हम इसे बेचेंगे, तो इस लॉस को इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है इस लॉस को भी लिख लो आप। इसका मतलब आप डेप्रिसिएशन कम लगा रहे हो। वैसे डेप्रिसिएशन का मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कई बार तो मार्केट वैल्यू बढ़ रही होती है, हम फिर भी डेप्रिसिएशन लगा रहे होते हैं। लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस यही है, कैरिंग अमाउंट होता है बुक वैल्यू या WDV, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है। फाइनेंशियल एसेट, हमने कहा था फाइनेंशियल एसेट हमारी यहाँ कवर नहीं होती है। तो फाइनेंशियल एसेट किसे कहते हैं? कैश, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर enterprise, contractual right to exchange financial instruments with another enterprise under condition that are potentially favorable or ownership interest in another enterprise। तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर्स वगैरह हैं, ये सारी चीज। एक और था टर्मिनेशन बेनिफिट, वर्ड आया था, आर एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल एज ए रिजल्ट ऑफ ईदर एन एंटरप्राइज डिसीजन टू टर्मिनेट एन एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट बिफोर द नॉर्मल रिटायरमेंट डेट। आपने पढ़ा था इनकम टैक्स में सैलरी में रिटेंचमेंट कंपनसेशन, तो वो जो रिटेंचमेंट कंपनसेशन कंपनी को देना होता है, तो वो मिलेगा कैसे? है ना, किसे मिलेगा? वो एम्प्लॉय को, क्योंकि हम उसे टर्मिनेट कर रहे हैं। तो हमने जो पेमेंट करना है, एंटरप्राइज का डिसीजन है, टर्मिनेट कर रहे हैं, उसे हम टर्मिनेट बेनिफिट्स बोलेंगे। या एम्प्लॉय ने VRS ले लिया है, वो भी हमारा टर्मिनेट बेनिफिट्स में आ जाता है। इंटेंजिबल एसेट क्या है? अब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, मैंने अभी बोला था, शायद आपने ध्यान दिया या नहीं, वहां ये था कि हम मेजर और रिकॉग्नाइज, रिकॉर्ड उसे एसेट को तब करेंगे इंटेंजिबल एसेट जब सम कंडीशंस विल बी मेट, मतलब कुछ हमारी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होंगी, तो उसे हम इंटेंजिबल एसेट मानेंगे और हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होंगे। तो यहां इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या है? आइडेंटिफिएबल। आप आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ भाई ये एक एसेट है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो वो नहीं आएगी। और नॉन मॉनेटरी एसेट होनी चाहिए, मतलब जिसकी एकदम फिक्स्ड अमाउंट हो, 10,000 ये वो नहीं हो सकता है इंटेंजिबल एसेट। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, आप फिजिकली उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्योंकि अगर आप देख पाएंगे, छू पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? टेंजिबल हो जाएगा। हेल्प फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, याद करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 PPE में क्या पढ़ा था कि PPE क्या होती है? उसमें ये लिखा था हमने अपने पास रखा प्रोडक्शन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रोडक्शन के लिए रखा हुआ है हमने, या सप्लाई के लिए रखा है गुड्स या सर्विसेज, या दूसरों को रेंटल देने के लिए रखा है, या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए रखा है। तो सारी चीजें वही हैं जो AS 10 में लिखा हुआ था। Enterprises frequently expend resources or incur liabilities on the acquisition, development, maintenance, or enhancement of intangible resources, such as scientific or technical knowledge. आपने कभी असेट में नाम पढ़ा नो हाउ? क्या होता है नो हाउ? कई बार क्या होता है, आपने पता चला जापान से एक मशीन खरीदी, वो मशीन 50 लाख रुपीस की है,
बट यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट मशीन। तो आपने उनसे कहा हम कैसे चलाएंगे मशीन, हमें मशीन चलानी तो आती नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आप 50 लाख की मशीन है, आप हमें 5 लाख रुपए और दो, हमारा एक बंदा आएगा, 1 महीना आपके पास रुकेगा, आपको सिखाएगा, फिर आ जाएगा। तो 5 लाख रुपए क्या है वो जो हम उन्हें दे रहे हैं? नो हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन। ये सीखने के लिए हम उसे पैसा दे रहे हैं, तो ये एसेट है, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें मिलेगा। तो ये भी है टेक्निकल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोसेसेस और सिस्टम, लाइसेंस, मार्केट नॉलेज, ट्रेडमार्क्स, ब्रांड नेम, सब क्या ही है? इंटेंजिबल एसेट्स ही तो है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट, मोशन पिक्चर फिल्म्स, कस्टमर लिस्ट। आपको पता है मार्केट में कई बार आपको सुनने में मिलता है कि डाटा लीक हो गया ना। तो ये वो तो है नहीं ना कि आप पॉलिथीन में कुछ चाय लेकर आ रहे हैं, लीक हो गई, बह गई चाय। डाटा लीक होने में क्या है कि बेसिकली एक डाटा होता है, लिस्ट होती है, जैसे स्कूल में, फॉर एग्जांपल स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, 12th के बच्चे हैं, वो 12th के बाद आगे प्रिपरेशन करेंगे किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो इनका पूरा डाटा जो सीबीएसई के पास है, वो मार्केट में बिकता है। आपके पास शायद कॉल आई हो 12th के बाद कि आप ये कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। डाटा बिकता है। और वो क्या है? वो यही तो है ना, एक तरीके से क्या है, कस्टमर की लिस्ट है। मेरे पास रेगुलर बेसिस पर कॉल आते हैं, एमबीए वगैरह जो इंस्टीट्यूट कराते हैं उनके, कहते हैं कि आप हमें ना अपने बच्चों की लिस्ट दे दो। मैं नहीं दूंगा। या कोई बात नहीं, आप है ना एक सेमिनार हमें यहाँ पर आने दो, प्रेजेंटेशन देने दो, और हम प्रेजेंटेशन देंगे और बच्चे अगर हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको कमीशन मिल जाएगा पर स्टूडेंट 10,000 20,000। मैं उनसे ये कहता हूँ देखो मैं आपको जानता नहीं ना, मैं बच्चों को कैसे रिकमेंड कर दूं आपके लिए। दूसरा जो मेरा काम है मैं वहीं से ही जितना कमाऊं ठीक हूं, मुझे ये ब्रोकरेज वाला अर्निंग नहीं चाहिए। तो लेकिन लोग करते हैं, बहुत सारे लोग डाटा को देते हैं, बेच देते हैं, तो वो कस्टमर लिस्ट होती है, वो भी एक असेट है, इंटेंजिबल असेट है। तो ऐसे बहुत सारे असेट्स हैं, गुडविल वगैरह भी है, मार्केटिंग राइट है। अब बोर्ड लगते हैं सड़क के किनारे, वो बोर्ड कौन लगा सकता है? कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसे किराया देना पड़ता है। किराया किसको दिया जाएगा? जो उस एरिया का ये लाइसेंस लेगा कि भाई मैं ही बोर्ड लगवाऊंगा, वो कोई नहीं लगवा सकता। पार्किंग एरिया होता है, तो पार्किंग एरिया में क्या रहता है कि पार्क आप गाड़ी करते हैं, आप पैसा देते हैं। पार्किंग एरिया एक असेट है, लाइसेंस ही तो है कि उसे लाइसेंस मिला है कि वो वहां पर गाड़ी खड़ी करा रहा है। तो ये भी क्या है, मतलब बहुत सारी होती है। आपने मैकडी का लाइसेंस ले लिया कि आप मैकडी के लिए, मतलब मैकडी वाले दो तरीके से काम होता है। एक ये होता है कि कंपनी वाले खुद अपना स्टोर खोलते हैं, खुद ही मैनेज करते हैं उसको। एक होता है कि वो दूसरों को लाइसेंस देते हैं कि आप काम करिए और हम आपको समझा देंगे काम कैसे कर। तो जो लाइसेंस दिया जाता है वो भी क्या है? इंटेंजिबल असेट। नॉट ऑल द आइटम्स डिस्क्राइब विल मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट, क्योंकि आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, उसमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना हमें चाहिए। इफ एन आइटम कवर्ड बाय AS 26 डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट, तो एक्सपेंडिचर जो हम उसके लिए खर्च करेंगे उसको हम खर्चा मानते हुए P&L में हाथों हाथ डालते हैं। हमने कुछ खर्चा किया, खर्चा करने के बाद हमें पता चला कि अभी हमें पता नहीं कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? उस खर्चे को असेट में नहीं लिखेंगे, P&L में लिखेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो आगे भी आने वाला है। मान लिया आप रिसर्च कर रहे हैं,
तो हमने रिसर्च आज जिसके बारे में बात कर रहे थे वही मान लिया हमारे मन में हम आया, हम रिसर्च कर रहे हैं कि एक ऐसी गोली बनाए कि उस गोली को खाकर आप जाए तो कुत्ता आपको काट ना खाए। ठीक है, कैसी गोली बना रहे हैं, गोली खाइए तो कुत्ता आपको देख के दूर भागेगा, आपके पास नहीं आएगा। तो इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इस साल हमने 5 लाख रुपए खर्च करे, लेकिन अभी तक 5 लाख खर्च करने के बाद हमें पक्का नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं। तो 5 लाख रुपए का जो खर्चा है इसका क्या करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल, क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा या नहीं। बोल रहे हो, चलो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, लोग क्यों दवाई खाएंगे, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, इसके लिए चीज भी आती है। कई बार क्या होता है, कुत्ते जो है वो आ जाते हैं आपके घर में, बाहर एरिया है वहां पर आ जाते हैं, गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है बहुत स्मेल आती है उनमें से, आपके पूरे घर में स्मेल आ जाती है, अब आए तो नाक पकड़ के जाना पड़ रहा है, क्या ही हो। दरवाजा ऐसा कॉमन है, दरवाजा खोलते हैं, आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं वहां पर वो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं है, 2-3 फ्लोर है, कॉमन दरवाजा है, और आप तो दरवाजा खोल बंद करके हमेशा आते हैं, लेकिन और फ्लोर में जो है वहाँ बच्चे हैं, जाते हैं खेलने और दरवाजा छोड़ के चले जाते हैं, और गली के कुत्ते आपके घर में आ जाते हैं और स्मेल आती है। क्योंकि ये प्रॉब्लम बिल्कुल मेरे नोन में फेस कर रहे थे, हम भी कहते थे यहाँ क्या ही है, यहाँ पर पूरा गंदगी रहता है, ये यहाँ बैठे रहते। तो एक आध बार देखा तो वहां कोई नहीं था, मैंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा हमने अमेजोन से एक दवाई मंगाई है, उस दवाई को डाल दो, छिड़क दो, तो उसकी स्मेल से कुत्ते नहीं आते, और वाकई में नहीं आ रहे थे। तो अगर ऐसा रिसर्च हम कर रहे हैं कि हम डालें उससे ना आए, चूहे ना आए या कुछ जानवर ना आए, ऐसा हम रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च पर जब हमें लगेगा कि हाँ भाई ये इस रिसर्च का पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है, अब हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने लायक बना सकते हैं, तो उस दिन से वो खर्चा हमारा असेट में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता, जब तक वो पीएनएल में डालेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। Some intangible assets may be contained in or on a physical substance such as compact disk। जैसे मान लिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, मान लिया पेन ड्राइव में है एक सॉफ्टवेयर, आपने वो 50,000 का खरीदा है सॉफ्टवेयर, पेन ड्राइव में आप लेकर आ रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते ये तो पेन ड्राइव दिख रही है हमें, ये तो टेंजिबल है, सॉफ्टवेयर थोड़ी ना दिख रहा है भाई, वो तो इंटेंजिबल है, ये तो पेन ड्राइव दिख रही है, आप समझ रहे हो। तो यही लिखा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइसेंस है, फिल्म है, तो द कॉस्ट ऑफ द फिजिकल सब्सटेंस कंटेनिंग इंटेंजिबल एसेट इज यूजुअली नॉट सिग्निफिकेंट। जनरली क्या होता है, मान लिया मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा 50,000 रुपए का, तो पेन ड्राइव में मिला, पेन ड्राइव है 500 रुपए की, तो 50,000 के सामने 500 तो कुछ भी नहीं है। Accordingly, the physical substance containing an intangible asset, though tangible in nature, is commonly treated as a part of intangible asset contained in or it। मतलब हम 50,000 500 रुपए का मान लेंगे सॉफ्टवेयर, अरे ये हमारे साथ हुआ, हमारे यहाँ एक फंक्शन हुआ, तो हमने फोटोग्राफर्स को बुक कराया, उसने वीडियो बनाई और फोटो वगैरह खींची। तो पहले क्या होता था, अब तो क्या होता है, गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया उन्होंने, पूरी फोटो में एक्सेस दे दिया, और हम उसमें से क्या करेंगे, रख लेंगे अपने पास, जो काम किए सोशल मीडिया में शेयर कर देंगे। बहुत ही कम लोग, अब शादी वगैरह हो तो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मल फंक्शन में लोग कोई एल्बम वगैरह जो होती है, मतलब वो सब बनवाते नहीं है, फिजिकली वो नहीं प्रिंट करा। तो अब क्या हुआ, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, ये नहीं होता था, फोटो आपको गूगल ड्राइव पे नहीं मिलती थी, आज से 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूं, आपको गूगल ड्राइव लिंक नहीं मिलेगा। वो क्या करते थे आपको, और पता क्या है, उनको बहुत डर, उनकी मेन अर्निंग जो होती थी, वो सोशल मीडिया इतना नहीं था 10-12-15 साल पहले, तो उनकी मेन अर्निंग एल्बम से होती थी। अब उन्हें डर लगता था कि ये शेयर ना कर दें इधर उधर,
या कुछ है, तो वो क्या करते थे, एक फोटो 10 MB की है, अच्छी फोटो 10 MB 15 MB की है, तो उसको 40-50 KB में, मतलब फोटो का साइज बहुत रिड्यूस करके हमें देते थे कि अगर हम उसे कहीं शेयर करेंगे, उसको जूम करेंगे तो एकदम फोटो फट जाएगी, उससे ना हम प्रिंट आउट भी नहीं करा पाएंगे। तो वो क्या करता था, एक पेन ड्राइव में देकर जाता था और कहता था इसमें फोटो है सारी, इसमें से सेलेक्ट कर लो। और पहले तो, उससे भी थोड़े टाइम पहले की बात बताता हूँ, उससे थोड़े टाइम पहले क्या होता था, ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होता था। वो छोटी छोटी फोटो, इतनी इतनी छोटी छोटी फोटो सेलेक्ट प्रिंट करके देता था हमें, और फिर हम उसमें से बताते थे ये वाली फोटो हमें रखनी है, ये वाली नहीं रखनी। और उससे भी पहले जब कैमरा होते थे नेगेटिव वाले, देखा नेगेटिव होता है, ब्लैक से कलर के रोल होता है, उसे रोशनी में देखो तो उसमें दिखाई देता है कुछ, देखा है कभी नेगेटिव्स, वो वाले कैमरे होते थे। तो नेगेटिव हमें दिखाते थे, क्या इसे देखकर बता दो कौन कौन सी फोटो है। और उससे भी पुराने जमाने में क्या होता था कि जो फोटो खींचेंगी वो सब आएंगी, तो सिलेक्शन नहीं होगा, जो फोटो खींचेंगी आएंगी, और वो फोटो के हिसाब से पैसे लेते थे। जैसे आज के जमाने में मान लिया उसने कहा मैं 100 रुपीज पर फोटो लूंगा, जितनी फोटो क्लिक होंगी हर फोटो का 100 रुपए लूंगा मान लिया। अब उस जमाने में क्या होता था, अब दूल्हा दुल्हन स्टेज पे है, हर कोई आके अपनी फोटो खिंचा रहा है, क्योंकि वो इतना कॉमन नहीं होता था, लोगों के पास मोबाइल फोन होते ही नहीं थे पहले। मोबाइल फोन तो भूल जाओ, कैमरा भी बहुत अमीर लोगों के पास होते थे, कैमरा लोगों के पास होता नहीं था। तो फोटो बहुत बड़ी बात होती थी, फोटो खींचना बहुत बड़ी बात होती थी। लोग स्पेशल क्या करते थे, घूमने के लिए रामलीला वगैरह गए हैं, वहीं फोटो खिंचवा रहे हैं, या फोटो स्टूडियो जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। एक फोटो बहुत बड़ी बात होती थी, कैमरे लोगों के पास नहीं होते थे। तो पता चला शादी में फोटो खींच रही है तो सब लोगों का मन कर रहा है फोटो खिंचवाने का। अब वो कैसे करे कि फोटो खींचे ना खींचे, अब जितनी फोटो खींचे कि हर फोटो का पैसा लेगा वो। तो घर का एक सदस्य फोटोग्राफर के साथ में खड़ा हो जाता था, उसे बताता था इसकी फोटो खींचो और इसकी नहीं खींचो। अब कई बुजुर्ग हैं, उन्हें बुजुर्गों को ज्यादा जोश होता था फोटो खिंचवाने का। अब कोई बुजुर्ग है, पता पड़ोस में है, कोई फालतू में ऐसे ही आ गए, हाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, तो कह दिया "ओ भैया फोटो मत खींच"। लेकिन उसमें एक समस्या, फोटो नहीं खींचे, वो हिलते ही नहीं थे, क्या फोटो चमक नहीं आई फ्लैश लाइट की। तो फिर एक नए टाइप के कैमरे आए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पता है क्या होता था उसमें, उसमें होता था फोटो खींचती है तो फ्लैश लाइट ऑन होती है। उन कैमरे में ये आया कि बिना फोटो खींचे भी बटन दबाएंगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो फिर उसमें हम कहते थे कैमरे वाले को, अबे फ्लैश मार दे, और फ्लैश मार दी उसमें, वो हाँ फोटो आ गई, खिंच गई। चलो, जो बाद में कौन देख रहा, कौन पूछ रहा फोटो, और बाद में आ भी गए, वो फैल भी गए, फोटो कहाँ, क्या मुझे क्या पता कहाँ है भाई, उसने उससे पूछ लो, उसने नहीं दी क्या हुआ, फोटो खराब हो गई। तो ये जमाना था, वो अलग ही टाइम था, वहां पर फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगती थी बहुत बड़ी। आप इमेजिन करिए, मोबाइल नहीं है किसी के पास, ठीक है, कैमरा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है। उस जमाने में अगर आप पहुंच जाएं, कैमरा ही नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, तो फोटो खींचना ही बहुत बड़ी बात है। तो फोटो खिंचवाने के लिए बहुत ज्यादा लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती थी कि फोटो हमारी खींचेगी, आएगी, और फोटोग्राफर पैसे लेगा लंबे चौड़े। तो उसमें यही होता था कि भैया उसे बताया जाता था कि भैया फ्लैश मार, या उन्हें पहले बता दिया ये घर के सदस्य हैं, इनकी फोटो एक एक दो दो खींच लियो, बाकी जो फालतू है, अब किसी से आप चिड़े हुए हैं तो इसकी तो फोटो खींचियो मत बिल्कुल। तो यहाँ लिखा है कि इन सम केसेस एन एसेट में इनकॉर्पोरेट बोथ इंटेंजिबल एंड टेंजिबल एसेट्स एलिमेंट्स। ये भी हो सकता है, एक एसेट है उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों है, दैट आर इन प्रैक्टिस इनसेपरेबल, कई बार उसे अलग अलग भी नहीं किया जा सकता। जजमेंट इज रिक्वायर्ड टू असेस एज टू विच एलिमेंट इज प्रीडोमिनेंट। अब टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों है, तो दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डोमिनेट कौन कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको जजमेंट से डिसीजन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंप्यूटर खरीदा है, और कंप्यूटर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आ रहा है, कंप्यूटर भी आ रहा है, दोनों एक साथ आ रहे हैं ना। पहली बार आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो उसके अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है, तो हम उसे मेनली कंप्यूटर मानते हैं। हार्ड जो
हार्डवेयर है उसका, मेन उसी को हम मानते हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप डेबिट करते हैं अकाउंट, जो टेंजिबल एसेट होता है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है उसे हम उसी में एक साथ ही ले लेते हैं, यही तो करते हैं हम जनरली। तो यहाँ लिखा है कि और हम बिना, अब कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के ऑपरेट नहीं होगा, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या लें, है ना, तो ये सारी चीजें हमारी इस तरीके से चलती है। तो अगर वो इंटीग्रल पार्ट है, साथ में ही सॉफ्टवेयर आया है, तो हम जनरली उसे अलग से नहीं दिखाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई बड़े बड़े सॉफ्टवेयर अलग से खरीदते हैं, जो विंडोज वगैरह साथ में आया उसकी बात नहीं कर रहे, वैसे हम बात कर रहे हैं कि अलग से कोई सॉफ्टवेयर खरीदे तो उसको हम अलग से इंटेंजिबल एसेट दिखा देते हैं, जो साथ में ही आ रहे हैं उसे हम अलग से इंटेंजिबल एसेट नहीं दिखाते। टाइप्स ऑफ एसेट, तो जो एसेट है वो दो टाइप की होती है, टेंजिबल इंटेंजिबल, आपको पता ही है। Tangible assets are the assets having physical substance and can be seen and touched like building, plant and machinery. But intangible assets are assets not having any physical substance. तो physical substance उसका नहीं होता है ना, हमारे पास physical substance नहीं होता है, और आप उसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, रिसर्च डेवलपमेंट हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो। इंटेंजिबल एसेट क्या है, हमने बात करी थी ना, आइडेंटिफिएबल हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, ये सब। तो एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट, ठीक है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और रेंटल और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, ठीक है। तो एक ही पैराग्राफ में सब आ गया, और साथ ही साथ मेन फीचर क्या है, आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनेटरी एसेट और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ये हमारी क्या होगी, इंटेंजिबल एसेट। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो देयर आर थ्री बेसिक फीचर ऑफ इंटेंजिबल एसेट, आइडेंटिफिएबिलिटी, आप आइडेंटिफाई कर सकें, अलग कर सकें, अलग से पता चल सके कि कोई एसेट है, ठीक है। अलग होने का मतलब उसे अलग से बेचा जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है, खरीदा बेचा जा सकता है, उससे अलग से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितने आ रहे हैं वो हम पता लगा सकते हैं, तो ये आइडेंटिफिएबिलिटी होती है। सेपरेबिलिटी इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर आइडेंटिफिएबिलिटी सिंस एन enterprise may be able to identify an asset in some other way. For example, if an intangible asset is acquired with a group of assets, the transaction may involve the transfer of legal right that enable an enterprise to identify the intangible asset. Also, even if an asset generate future economic benefit only in combination with the other asset, the asset is identified if the enterprise can identify the future economic benefit will flow from the asset. तो आइडेंटिफिबिलिटी मतलब आइडेंटिफाई करना जरूरी है, सेपरेट करना जरूरी नहीं है। अब जैसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, हमें पता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सेपरेट थोड़ी ना अलग से कर दोगे, अलग से तो वो चलेगा ही नहीं, अलग से यूज में ही नहीं आएगा। आइडेंटिफाई आप उसे कर सके, दूसरा आप उसे कंट्रोल भी कर सके। कंट्रोल करने का मतलब जो भी उससे इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में मिलेंगे वो सब आपके हों, अभी तो आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसका फायदा जो हो रहा है वो आपके पास ही आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास लीगल एनफोर्सिबिलिटी ऑफ ए राइट इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए हो सकता है आप ओनर, लीगल ओनर नहीं है, फिर भी आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट आते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती है। जैसे लीज पर आपने कोई एसेट ली, तो आप उसके ओनर नहीं है अभी, लेकिन उसका बेनिफिट आपको ही मिल रहा है, तो कंट्रोल आपका हो। मार्केट एंड टेक्निकल नॉलेज में गिव राइज टू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नॉलेज हम लीगल राइट या कॉपीराइट से अपने पास में रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट
स्किल से भी आता है, लेबर होती है, लेबर की स्किल होती है, कस्टमर लॉयल्टी होता है, लेकिन वो हम जनरली कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एम्प्लॉय कभी भी छोड़कर जा सकता है और जो लॉयल कस्टमर है वो भी कभी भी कहीं और से सामान खरीदना के लिए जा सकते हैं। हेंस दिस आइटम डोंट इवन क्वालिफाई एज ए इंटेंजिबल एसेट। तो देखो हमारे कोई स्किल लेबर है, लेबर हमारी है, बहुत बढ़िया लेबर है, तो वो भी तो एसेट है हमारी। अगर बहुत बढ़िया लेबर होती है तो वो क्या होती है, हमारी एसेट होती है, उससे हमें बेनिफिट होता है। लेकिन क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं? लेबर तो कभी भी छोड़कर चली जाएगी, उसे सैलरी कहीं और बढ़िया मिल रही है तो छोड़कर चले जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो हम कंट्रोल नहीं करते, इसलिए वो इंटेंजिबल एसेट नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1, मून लिमिटेड है, इन्होंने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी है। जैसे जीएसटी नया टॉपिक आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई नया आया, इंडियस नए आए, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी, ठीक है। और क्या ये ट्रेनिंग जो स्टाफ को दी है, क्या ये इंटेंजिबल एसेट है? In this case, it is clear that company will obtain the economic benefit from the work performed by the staff, क्योंकि उससे efficiency बढ़ेगी, but it does not have control over the staff, क्योंकि वो तो कभी भी रिजाइन देके जा सकते हैं, तो ये एबिलिटी नहीं है इनके पास कि ये कंट्रोल कर सके, इसलिए इसे इंटेंजिबल एसेट नहीं माना जाए, है ना। आप इसे खर्चा ही मानेंगे, जो ट्रेनिंग पर खर्चा करेंगे वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे आप असेट नहीं दिखा सकते क्योंकि आप उसको आइडेंटिफाई तो कर पा रहे हो बट उसे कंट्रोल आप नहीं कर। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी होना चाहिए, कोई भी एसेट है तो उसके लिए तो बेसिक बात है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, ठीक है ना। तो आपका फ्यूचर में बेनिफिट कैसे हो, या तो आपकी इनकम हो या खर्चे कम हो जाए ना, एक्सपेंस कम हो जाए तो वो भी हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। ए लिमिटेड ने 45 लाख रुपए करे खर्च रिसर्च पर, एक और फेलियर हो गया, 45 लाख रुपए खर्च करे लेकिन वो फेलियर हो गया प्रोडक्ट, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे अगर प्रोडक्ट फेल हो गया तो? तो हमें क्या करना पड़ेगा, P&L में डालना पड़ेगा, इसे एसेट नहीं दिखा सकते। तो जो 45 लाख रुपए इन्होंने खर्च करे हैं वो फेलियर हो गया है, इसका मतलब हमें कोई बेनिफिट उससे नहीं मिलेगा, तो इंटेंजिबल एसेट हमें क्या करना चाहिए, नहीं लिख करके इसे खर्चे की तरह P&L अकाउंट में डालना चाहिए। क्योंकि सपोज आपने 45 लाख रुपए खर्च करे और आपने कहा कि हम ऐसी चीज पर खर्च कर रहे हैं कि जिसे आप पहनो और बटन दबाओ और उड़कर चले जाओ जहां पे जाओ, ठीक है। ड्रोन होता है ना, जैसे उस टाइप का एक बनाया, आप पहनो जैकेट की तरह, बटन दबाओ उड़कर जाओ जहां, ठीक है। तो उसको देखा, हाँ भाई टेस्टिंग चल रही है, तो बटन दबाया उड़कर जा रहा है, फिर उसने ब्रेक दबाई, तब नीचे आ गया वो, धड़ाम, मर गया वो, उसे कोई खरीदेगा? और ये भी तो इशू है कि पता चला आपने बना दिया सब कुछ ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा ये अलाउ नहीं है जी, क्योंकि कोई उड़ के जा रहा है, बिजली की तार में लग गया, बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। ये सड़कें बनाई जाती हैं, सड़क बनी हुई है, उसका फायदा क्या है, सड़क पर जा रहे हो आप, तो सड़क है ना, उसके एक साइड में जा रहे हो, मान लिया सड़क नहीं है, पूरा एक मैदान है, जो मर्जी जहां मर्जी जा रहा है, सब व्हीकल लेकर आ रहे हैं, तो क्या होगा, टक्कर भी होगी, जाम भी लग जाएगा, क्योंकि कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से जा रहा है। सड़क होती है तो हमें पता ना यहीं पे चलना है, बोलो ना। कभी राम ट्रेड फेयर जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, जहाँ जनसंख्या विस्फोट है, लोग भरे पड़े हैं, तो वहां क्या होता है, इधर उधर जा रहे हो, टक्कर हो रही है, भीड़ है, फंसे हुए हो ना, तो ऐसे ही हो जाएगा ना, हर कोई उड़ के जा रहा है इधर उधर, तो आपस में टकराते रहेंगे लोग। हवाई जहाज जो होते हैं उनका भी एक सिस्टम होता है, रूट होता है,
आप एरोप्लेन से जा रहे हो तो उनका एक रूट होता है, इसी पे ही चलेंगे, ऐसा नहीं जहां मर्जी कर रहा है जी, आपने कहा जी थोड़ा लेट हो गया हमें छत से उठा लेना, हम छत पे जा रहे हैं तो आप कूद के चढ़े जाओगे, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। हो सकता है फ्यूचर में हो, अभी तो नहीं हो रहा। अब हम इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिपेंड ऑन द वे ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज एक्वायर्ड। अगर आपने खरीदा है, सेपरेटली उसे एक्वायर किया है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो पैसा उसमें दिया आपने, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। जो भी आपने उसके लिए परचेज प्राइस दिया, इंपोर्ट ड्यूटी है और खर्चे करे वो आ जाएंगे सारे के सारे। अगर आपने एक्सचेंज करा है, कोई एसेट दिया उसके बदले में लिया है, तो इफ इंटेंजिबल एसेट आर एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ एसेट, तो कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट विल बी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। जो आपने एसेट दिया, देखो ये हर एक जगह था, पहले भी कई बार है, आपने एसेट दी उसकी फेयर वैल्यू मलिया वो पता नहीं लगा सकते, इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू आराम से पता लगा सकते हैं, तो वो ले लेंगे जो ज्यादा सही होता है। पहले हम कोशिश करेंगे जो एसेट हमारे पास है हमें पता उसकी फेयर वैल्यू क्या है, अगर नहीं पता लगा सकते तो जो एसेट आ रही है उसकी फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू ज्यादा आराम से पता लगाया जा सकता है, तो वो ले लेंगे। आपने शेयर या सिक्योरिटी इशू करी है, तो जो आपने शेयर इशू करा है तो उसका प्राइस ले लेंगे, फेयर वैल्यू जो भी आपने इशू करा। अगर वो ज्यादा सही से नहीं पता तो जो एसेट आ गया उसको ले लेंगे। यही बात यहाँ पे भी लिखी है। अमलगमेशन में लिया है आपने, अमलगमेशन का चैप्टर पढ़ चुके हैं आप, कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं कुछ नहीं पढ़ चुके हैं। तो अमलगमेशन में क्या होता है, इन द नेचर ऑफ परचेज में बैलेंसिंग फिगर को भी हम गुडविल लिखते हैं, डेबिट साइड में जब डिफरेंस आता है तो गुडविल होता है या अदर देन गुडविल होता है, क्योंकि गुडविल बैलेंसिंग फिगर उसमें आ जाता है, वो आ जाता है, अमाउंट हमें अलग से पता है। एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट, कई बार गवर्नमेंट से हमें लाइसेंस वगैरह मिलता है या अलग से कोई चीज बहुत सस्ती मिल जाती है, फ्री में भी मिल जाती है कई बार। तो अगर फ्री में मिली है तो उसे नॉमिनल कॉस्ट पे लिख देंगे, जैसे 100 रुपए 1000 रुपए 10 रुपए पे लिख दिया, कोई चीज फ्री में मिली है। अब फ्री में मिली है तो पैसा तो खर्च किया नहीं आपने, तो बैलेंस शीट में वो चीज कैसे दिखाई देगी आपको, अगर आपने फ्री में कोई चीज खरीदी है तो वो 10 100 1000 रुपए की नॉमिनल वैल्यू पे लिख देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि एक असेट है। ये हम गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है, पढ़ चुके हैं क्या? AS 12 में ये बात हमें पढ़नी है, उसमें लिखा हुआ है रिकॉग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। अब कब रिकॉग्नाइज करें, उसकी वैल्यू क्या लिखें? तो रिकॉग्निशन इंटेंजिबल एसेट की हम जब डेफिनेशन में जो पॉइंट है वो कवर हो जाएंगे तो हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। कब? नंबर 1 इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, नंबर 2 उसकी कॉस्ट का पता लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर हमें फ्यूचर का इकोनॉमिक बेनिफिट उससे मिलने की उम्मीद है और हम आज पता भी लगा सकते हैं कि उस पर कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम कॉस्ट पर लिख लेंगे, जो भी हमारी कॉस्ट है उस पर हम लिख लेंगे स्टार्टिंग में। सेपरेट एक्विजिशन है तो जो अलग से हमने खर्चा किया है वो वैल्यू आ जाएगी, हमें ये बात भी पता चल गई। क्या क्या आती है कॉस्ट में? परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, डायरेक्टली और कोई खर्चा हो रहा है, प्रोफेशनल खर्चा हो रहा है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएंगे, है ना। शेयर्स वगैरह के लिए दिया है तो वो भी एक्सचेंज वैल्यू ले लेंगे, वो भी हमने बात करी। एमल कमीशन में हमें पता है कि इंटेंजिबल एसेट या तो हम तय करते हैं रेट कितने में खरीद रहे हैं या बैलेंसिंग फिगर गुडविल आ जाती है, तो दोनों ही केस में जो हमारा सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है तो उसका वैल्यू डिसाइड हुआ होगा, नहीं तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर जो आती है वो आ जाएगी गुडविल की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ ये लिखा है कि अमल के कमीशन में वही है कि अगर हमारे पास कोई एसेट आई है तो हम ये देखेंगे कि उससे बेनिफिट होगा या नहीं, लेकिन कायदे से हम AS 14 अगर ऑलरेडी हो चुका है तो आपको पता होगा कि हम लोग उसमें अलग से एसेट दिखाते हैं ना, उसमें कोई इतनी ज्यादा टेंशन की बात हमारी नहीं है। अमल कमीशन के केस में वो पूरा ही अलग है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, A लिमिटेड ने B लिमिटेड को खरीद लिया है,
ठीक है, और उसमें 4,60,000 की गुडविल भी आ गई है। और इनकी पॉलिसी है कि ये 5 साल में गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, मतलब एमोटाइज करते हैं। कोई भी एसेट है एमोटाइज तो करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा। इन्होंने 5 साल की लाइफ मानी है गुडविल की। इट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड नेसेसरी टू इमीडिएटली इंकर ए कॉस्ट ऑफ 40,000 टू मेंटेन गुडविल फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। तो हमें बताना है कैरिंग अमाउंट क्या आएगी। 4,60,000 तो ऑलरेडी है, लेकिन वो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। मेंटेन करने का खर्चा कभी भी कॉस्ट में नहीं जोड़ता है। आपने कोई कार खरीदी, अब उसको मेंटेन करने के लिए उसकी सर्विसिंग होगी, पेट्रोल डलेगा, धुलाई होगी, उसकी कॉस्ट में थोड़े ना जोड़ते रहोगे। तो मेंटेन करने का खर्चा कहाँ जाएगा? P&L में। और जो एक्वायर करते हुए हमने रिकॉग्नाइज करा 460 का, वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। ठीक है, तो 4,60,000 डिवाइड बाय 5 एवरी ईयर हम एमोटाइज करते रहेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट मिला तो हमने बात करी, उसे कौन सी वैल्यू पर? नॉमिनल वैल्यू पर दिखा देंगे। फ्री में कोई मिली है, वरना कई बार सस्ते में चीज मिलती है। जैसे 10 लाख वाली चीज 2 लाख में मिली तो 2 लाख लिख दो। तो गवर्नमेंट ग्रांट में ये सारा कवर होता है। ठीक है ना, तो लिखा है ना, अगर ये कंसेशनल रेट पर मिला है तो कंसेशनल रेट पे लिख लो, सस्ते रेट पे लिख लो। फ्री में मिला है तो उसे नॉमिनल वैल्यू पर लिख लो, ताकि वो बैलेंस शीट में दिखाई तो दे। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? 10, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, ये नॉमिनल वैल्यू होती है। एक्सचेंज करने पे जो असेट हम दे रहे हैं उसकी वैल्यू ले लेंगे। अगर वो वैल्यू नहीं पता है तो जो असेट आ रही है उसकी वैल्यू ले लेंगे। सारी बातचीत लिखी हुई है। ठीक है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। अब आपको, आपने पार्टनरशिप पढ़ा है 12th में। पार्टनरशिप में 12th में जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो हम गुडविल के लिए एक एंट्री बनाते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। आज से 15-20 साल पहले ये एंट्री नहीं बनती थी। 15-20 साल पहले हम गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर करके गुडविल अकाउंट को बैलेंस शीट में दिखा देते थे। लेकिन जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इसने मना करा, अब ये काम नहीं कर सकते, इसलिए वो बंद करना। क्या कह रहा है ये? ध्यान से देखिए। इंटरनली जनरेटेड गुडविल वो होती है जो हमने खुद बनाई है, खुद है। अब जो खुद बनाई है ना, इसकी वेरीफाई नहीं कर सकते अब इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है। भाई हम इसकी वैल्यू कर रहे हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तो ये जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता कि सच क्या है झूठ क्या है। तो इन्होंने कहा कि जो गुडविल है जनरेट अपने आप हुई है, इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ऐड कितना कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉय कितने अच्छे हैं, आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी जगह कहाँ है काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट कैसा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इसकी कॉस्ट का तो अंदाजा लगा ही नहीं सकते। तो इन्होंने कहा है कि आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉग्नाइज मत करिए बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने की वजह से सब बंद हुआ। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 आता था पहले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो अब डिलीट हो गया। उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली बात यहां कवर हो गई, इसीलिए वो डिलीट हो, काफी साल हो गए उसे डिलीट हुए। इलस्ट्रेशन नंबर 3, एक एंटरप्राइज है, पार्टनरशिप फर्म है, इन्होंने एक बिजनेस खरीदा है, 50,000 रुपए गुडविल के लिए दिए हैं। ठीक है, तो ये तो 50,000 गुडविल दिए हैं तो ये तो आ जाएगा, ये तो परचेज्ड गुडविल है। बट जब इन्होंने 1 साल के बाद अपने पार्टनर से गुडविल का पैसा लिया है तो वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल हो गई, क्योंकि आप 50,000 से ज्यादा वैल्यू मान रहे हो, तो उसको हम बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो पेमेंट जो 50,000 रुपए की गुडविल की है वो तो ठीक है, क्योंकि वो हमने खरीदी है। लेकिन जो 50,000 सेल्फ जनरेटेड गुडविल का पैसा ले रहे हैं, आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, FGH पार्टनर है और इक्वल पार्टनर है। इन्होंने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, तो इक्वल से 543 पर आएंगे। दे रेज द गुडविल, ये पुराना मेथड है, पुराना मेथड है। क्या करते थे पहले? गुडविल अकाउंट को रेज करते थे। क्या करते थे? गुडविल अकाउंट डेबिट जितने की गुडविल है और पुराने रेशियो में। पुराना रेशियो क्या है? इक्वल।
फिर नए रेशो में इसे राइट ऑफ कर देते थे। तो क्या होता था, राइट ऑफ करने के लिए गुडविल को हमने कर दिया क्रेडिट और नए रेशो में राइट ऑफ कर दिया। अब पता क्या था इसमें क्या इशू है, इसमें ये इशू है कई बार क्या है, वो रेस तो कर लेते थे, राइट ऑफ नहीं करते थे। वो कहते थे हम कर लेंगे फ्यूचर में कभी भी राइट ऑफ। तो बैलेंस शीट में गुडविल किस नाम से दिखाई देती थी, 2,40,000। अब आपको मैंने बताया था अभी अभी बाई चांस कि हम क्या एंट्री बनाते थे 12th में, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा तो क्या बनाते थे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। उससे क्या होता है, देखो गेन कौन कर रहा है, एफ का शेयर हो गया 5/12 और पहले क्या था 1/3 ना। तो अब कितना हो गया नया 5/12, पहले क्या था 1/3। तो इसने 1/12 गेन करा। तो 1,20,000 का 2,40,000 का 1/12 कितना हो गया 20,000 गेन करा इसने। गेन करने पे मैं क्या करूंगा, एफ को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि एंट्री क्या है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, एफ, उसे डेबिट कर दूंगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने एफ को क्या करा है, एफ को क्या करा हमने क्रेडिट कितने से 80 से, एफ को डेबिट कितने से किया है, तो नेट फिगर क्या आई, वही तो आई। इसीलिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग से इफेक्ट तो वही आता है, लेकिन हमने कहा ये मत करो, ये मत करो। क्यों, यहां पर आप गुडविल को रेज कर रहे हो, गुडविल नहीं दिखाओ। तो इसकी जगह क्या करो, गेनिंग टू, तो गेन कर रहा है कौन, एफ, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है देख लेते हैं आप। दूसरा एफ के बाद है जी, 4/12 नया रेशो पुराना रेशो 1/3, तो इसने ना तो गेन करा ना सेक्रीफाइस किया। उसके बाद एच, एच का शेयर है 3/12, पहले था 1/3, तो इसने 1/12 सेक्रीफाइस कर दिया। तो सेक्रीफाइस करा तो 2 एच कैपिटल 20,000 1/12। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग से इफेक्ट वही आता है, लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने कहा कि भैया तुम गुडविल को लिखोगे नहीं, क्योंकि ये गुडविल एक फालतू की गुडविल है जिसे हम एज्यूम करते हैं कि आप उसे नहीं लिख सकते। तो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट जो होती है उसे असेस करना बड़ा मुश्किल होता है ना, आइडेंटिफाई करना कि आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि और कोई भी इंटरनली जनरेटेड एसेट है इंटेंजिबल तो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, गुडविल को मना करा है। तो आइडेंटिफाई करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो क्या है उसकी वैल्यू, फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा, उसकी कॉस्ट क्या है। कुछ केसेस में हम पता लगा सकते हैं तो ठीक है, कुछ केसेस में नहीं पता लगा सकते, तो गुडविल के लिए तो मना हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन जो बाकी की एसेट है, टू असेस वेदर एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट मीट द क्राइटेरिया, तो हमें क्या देखना है, वो रिसर्च फेज में है या डेवलपमेंट फेज में। अब दोनों में क्या फर्क है, रिसर्च फेज का मतलब होता है आप रिसर्च कर रहे हो, लेकिन अभी पता नहीं है कि वो कामयाब हुई रिसर्च या नहीं, आपकी रिसर्च सही दिशा में चल रही है, उससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा अभी नहीं पता। लेकिन जब रिसर्च बन गई, मान लिया मैंने आपको कहा कि एक दवाई है, हम ये डाल रहे हैं कि वो दवाई डाल देंगे तो कुत्ते सपोज आएंगे नहीं आपके यहाँ, तो वो पता चल गया कि हम भी कामयाब है। अब इसे स्प्रे में डालें, पाउडर में दें, गोली बनाकर दें, कैसे दें, वो डेवलपमेंट फेज होता है कि उसे मार्केटेबल प्रोडक्ट कैसे बनाएं, है ना। सपोज हम एक ऐसी दवाई बना रहे हैं जिसे खाने से आप जवान होते जाएंगे, बोल रहे हो, 80 साल का इंसान है, वो हमने एक गोली बनाई, एक गोली 1,000 रुपए की, क्या रोज गोली लेगा तो उसकी वो हर रोज लेने पर वो 5 घंटा जवान होता जाए, रोजाना एक गोली लेनी है तो रोजाना वो टाइम टाइम के साथ जवान होता जाएगा, 1,000 क्या 10,000 की भी बिकेगी। वो मतलब हमने दवाई बना ली है, पता चल गया ये है, लेकिन अब वो हम गोली दें, कैप्सूल बना के दें, इंजेक्शन दें ना, स्प्रे, मतलब कैसे दें, तो वो मार्केटेबल, वो डेवलपमेंट फेस होता है।
तो अगर आप डेवलपमेंट फेज में हैं तो आप अपने खर्चों को कैपिटलाइज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिसर्च फेज में तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप क्या करते हो, एक्सपेंसेस को कहाँ डालते हो, और यहाँ एक्सपेंसेस को क्या करते हो, कैपिटलाइज करते हो। आप अपनी खर्चों को असेट में डालना शुरू करते हो, असेट बना देते हो। ठीक है, अगर कोई एंटरप्राइज पता नहीं लगा सकती कि रिसर्च फेज क्या है या डेवलपमेंट फेज क्या है, तो उन्हें कंफ्यूजन है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें रिसर्च मानते हुए P&L में डालते रहना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज, आपको नहीं पता चल रहा कि अभी रिसर्च फेज चल रहा है या डेवलपमेंट, क्या रिसर्च ही मानो, P&L में डालते रहो। रिसर्च फेज होता क्या है, हम इन्वेस्टिगेशन, research is original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding। रिसर्च से कोई इंटेंजिबल एसेट अभी आ नहीं रही है, ये केवल एक्सपेंस है जिसे P&L में आपने डालना है, एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं करना। न्यू नॉलेज के लिए आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग ना, आप बस रिसर्च कर रहे हो, पता लगा रहे हो क्या होगा, उससे इंप्रूवमेंट कैसे होगी। डेवलपमेंट फेज क्या होता है, ये है एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स टू ए प्लान और डिजाइन फॉर द न्यू प्रोडक्ट मटेरियल। तो ये हम डेवलपमेंट फेज पर आ गए, रिसर्च हमारी बन गई है, हो गई है। इंटेंजिबल असेट्स अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट, उसे रिकॉग्नाइज करना है हमें, ठीक है, लेकिन कब, जब टेक्निकली फिजिबिलिटी है कि हम उसको बना पाएंगे और बेच भी पाएंगे। ठीक है, इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल असेट एंड यूज और सेल इट, हमारी इंटेंशन भी हो और एबिलिटी भी हो, समझ रहे हो, मतलब अगर हमारे पास रिसर्च हो गया कि हाँ जी अब हम डेवलपमेंट फेज में हम प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं ना, पहली बात तो ये। दूसरा, हम, हमारी इंटेंशन हो, कई बार होता है हमने रिसर्च किया और हमें पता चला प्रोडक्ट बन के बिकेगा, लेकिन उससे इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना हम सोच रहे थे, तो उससे खर्चा होगा, टाइम वेस्ट होगा, हमें नहीं चाहिए। तो हमारा प्रोडक्ट कामयाब है लेकिन उतना भी कामयाब नहीं है कि हमें लग रहा है कि उससे हम जितना प्रॉफिट चाहते थे उतना प्रॉफिट हो पाए, तो हमारा, हमने कहा छोड़ो परे, हम नहीं बनाएंगे। होता है ना कई बार कि हमने बहुत मेहनत करी किसी चीज पे, लास्ट में हमें हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला तो हम उसे गिव अप कर दिया, छोड़ दो। तो अगर इंटेंशन नहीं है तो भी हम उसे खर्चे में ही डालेंगे, असेट नहीं बना सकते। इंटेंशन भी है, डेवलपमेंट फेज में भी है, इंटेंशन भी है, बट हमारे पास एबिलिटी नहीं है। मान लिया हमारा मन है, हमें बनाना है, लेकिन उसके लिए 500 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमारे पास 500 करोड़ की बजाय 50 रुपए है बस। इंटेंशन तो है बट हमारे पास एबिलिटी नहीं है कि हम उसे बनाकर बेच पाए, तो क्या होगा, ये रिसर्च की तरह P&L में डाल देंगे, उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। फ्यूचर में इंटेंजिबल एसेट कैसे जनरेट करेगी इनकम, कैसे उससे पैसा आएगा, यूजफुलनेस क्या है, ये सारी चीजें देखनी है ना, और एडिक्वेट टेक्निकल, फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज भी हैं ताकि हम उसे बेचने लायक बना पाए, वही मतलब एबिलिटी होनी चाहिए बस, है ना। इट्स एबिलिटी टू मेजर द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू द इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट रिलायबली, तो हमारे पास ये भी एबिलिटी है कि हम खर्चे कर रहे हैं तो पता भी लगा पा रहे हैं हम कितना खर्चा कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, हम डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल, हमने कोई चीज बना ली है, अब हम उसका डिजाइन वगैरह पे काम कर रहे हैं। जैसे होता है ना, आप अच्छा आपको पता है गर्मी में हम लोग, गर्मी से बचने के लिए घर के अंदर है तो हम क्या करते हैं, एसी चला लेते हैं। एसी में रात को सपोज फैमिली के 2-3 मेंबर सो रहे हैं तो एक इशू आता है, किसी को बहुत ज्यादा कूलिंग पसंद है,
कोई चाहता है एसी को 16-18 जो मिनिमम टेम्परेचर है उस पर सेट किया जाए, और एक सदस्य चाहता है कि नहीं इसको 24 पर करा जाए, एक सदस्य चाहता नहीं 27 पर करा जाए, एक सदस्य चाहता है एसी चलना ही नहीं चाहिए, ठंड लग रही है, तबीयत सही नहीं है। ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी आपके साथ। तो या तो इसका अल्टरनेट है अलग अलग कमरे में आप सोएं और अलग अलग एसी चलाएं अपने अपने हिसाब से। चलो एसी हमने चला लिया, अब आप बाहर जा रहे हैं, आप कार में बैठ के जा रहे हैं, कार में एसी चल रहा है ना, लेकिन अगर आप साइकिल पे जा रहे हैं तो एसी चल रहा है क्या बाहर? गर्मी है, मई जून का बहुत बढ़िया तरीके से सूरज देवता मेहरबान है, 45-50 डिग्री टेम्परेचर है, साइकिल पे जा रहे हैं, तो क्या एसी चल रहा है? फिर क्या है इसका, क्या इलाज है? क्या इलाज है इसका? देखो मेरे हम तो कॉमर्स साइड के लोग हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसी घड़ी बनाई जाए एनवायरनमेंट में इस समय जो बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है वो एसी की वजह से आ रही है या नहीं? आपको पता है दवाई कैसे काम करती है? दवाई, दर्द हो रही है शरीर के, दांत में बहुत दर्द हो रही है, जान निकल रही है, हम एक गोली खाते हैं, 5 मिनट में वो दर्द गायब। आपको पता है वो दर्द गायब नहीं होती, मालूम है आपको? दर्द हो रही होती है। बट आपको पता है क्या, शरीर में कोई भी, जैसे मान लिया गरम तवा है, आप उसके ऊपर हाथ रखें, आपको दिखाई नहीं दिया, वैसे ही आप खड़े हैं, ऐसे ही हाथ गया, 2-4 सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड होंगे, एकदम से आप हाथ हटा लेंगे। वो 1-2 सेकंड क्यों लगे? आपको पता है, जैसे ही हमारा हाथ गरम तवे या किसी गरम चीज पे लगा, तो जैसे ही स्किन को गर्मी महसूस हुई, तो आपको पता है बॉडी से सिग्नल गया दिमाग में, एक सिग्नल जाता है हमारे दिमाग में कि ये तो बहुत गर्म है, दिक्कत हो रही है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक और सिग्नल जाता है हाथ उठाने के लिए। आपको पता है पैरालिसिस हो जाता है, अधरंग कहते हैं जिसको, किसी को बॉडी का कोई पार्ट चलना बंद हो जाता है, लेफ्ट या राइट साइड में होता है, वो हाथ उठा नहीं पा रहा है इंसान। क्यों नहीं उठा पा रहा हाथ? उसके माइंड में जो सिग्नल देने वाली नसें हैं वो क्लॉटिंग हो जाती है, खून जम जाता है, वो सिग्नल नहीं पहुंच पाते। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसे दवाई देते हैं खून पतला करने की। वो जो क्लॉट बीच में अटक गया है कुछ, जिससे सिग्नल नहीं जा पा रहे, तो सिग्नल जा पाए। और बार बार एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी कराते हैं कि बार बार एक्सरसाइज कराने से उसे आदत हो, सिग्नल जाने शुरू हो जाए। जैसे आप इसे समझो, आपने कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चला रखा है और कई बार क्या होता है, तार बीच में से टूट गई या कट गई या चिंगारी से थोड़ी जल गई तार, तो चीज चलनी बंद हो जाती है ना। फिर आपने देखा क्या हुआ, तो आपको देखा वो तार कटी हुई है, तो आप क्या करते हो, उस तार को छील के दोबारा से जोड़ देते हो आप। समझ रहे हो, यही तो करते हो आप। तो क्या होता है, सिग्नल जाते हैं। अब दर्द हो रही है तो दर्द का सिग्नल जा रहा है दिमाग में, और दिमाग में सिग्नल जाके हम महसूस कर रहे हैं उस दर्द को। वो गोली पता क्या करती है? गोली वो सिग्नल भेजने वाली नसों को रोक देती है, इसलिए हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है पेन किलर्स। एक तो वो किडनी पे भी बहुत बुरा इफेक्ट डालती है, दूसरा वो हार्मफुल क्यों है, उस दिमाग की तरफ सिग्नल ही नहीं भेज रही है। तो वो बहुत ही एक बहुत खतरनाक चीज है ये, कि हमारे दिमाग में सिग्नल नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है। जब वो सुन कर देते हैं, कोई ऑपरेशन करना होता है तो भी तो यही करते हैं, वो जो चीजें हमारे पे सिग्नल भेजती हैं दिमाग को दर्द हो रहा है, वो उस सिग्नल को ही बंद कर देती है। आपको पता है बहुत ज्यादा ठंड में, माइनस टेम्परेचर में आप बर्फ में चल रहे हैं, जूता मत पहनिए, ऐसे नंगे पैर बर्फ में जा रहे हैं, -20 टेम्परेचर है, हो सकता है आपके पैर की उंगली को टूट के निकल जाए और आपको पता भी ना चले। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जाम हो गई है, वो सिग्नल ही नहीं पहुंचेंगे आपके पास दर्द के। जब सिग्नल ही नहीं पहुंचेंगे, जब आप बाद में पहुंचेंगे, कई बार क्या होता है, जब हम चोट लगती है या एकदम गिरते हैं, उस समय में नहीं पता चलता, घर पे आके 1-2 घंटे 3 घंटे बाद दर्द होती है बहुत ज्यादा, पता चलता है। ऐसा क्यों? उस समय सिग्नल नहीं पहुंच पाते।
तो हमने क्या करा कि हमने, अब मैं एक बात बता रहा हूं, क्यों ना हम एक ऐसी घड़ी बनाए, स्मार्ट वॉच बनाए, और उसके ऊपर मैं टेम्परेचर सेट कर दूं और मेरी बॉडी से टच है वो, तो मेरी बॉडी के टेम्परेचर को वो कंट्रोल कर ले। बाहर 45 डिग्री है लेकिन मेरी बॉडी को 24 डिग्री फील कराए वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा एसी मेरे हाथ में, तो एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब की। ऐसा नहीं होना चाहिए। होगा ऐसा क्या? होगा कभी ना कभी तो है। ये होना चाहिए ना भाई। मैंने घड़ी पहनी तो मैंने इसमें टेम्परेचर सेट करा, ये मेरी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर रहा है और मुझे वो फील ऐसा आ रहा है कि 24 डिग्री टेम्परेचर है जबकि बाहर 45 है। तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, बाहर 45 है तो बिना पंखे के इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। है? तो ऐसा आएगा किसी ना किसी को तो जब मेरे दिमाग में आया है तो किसी ना किसी के दिमाग में भी आया होगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कहीं कि इस पे काम चल रहा है। और ये मैंने 4-5 साल पहले पढ़ा था कि पर्सनल एसी ऐसे हो जाएंगे कि आप घड़ी पहनिए, उसमें टेम्परेचर सेट करिए और वो चले। तो हमें पता चल गया कि कामयाब है, हमें पता चल गया कामयाब है, और घड़ी का डिजाइन कैसा हो। तो ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो डेवलपमेंट फेस है ये तो, पैसा तो आएगा आएगा ना। तो क्या डिजाइन वगैरह बन रहे हैं उसके, वो सब हो रहा है। ठीक है। AS26 takes the view that expenditure on internally generated brands, कोई टाइटल्स हैं, कस्टमर लिस्ट है या और किसी तरीके की आइटम है, इन सब्सटेंस कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द बिजनेस एज ए होल, देयरफॉर सच आइटम आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटेंजिबल एसेट। तो जो हमारे अपने आप ही है, जैसे आपने देखा होगा ब्रांड ब्रांड नेम होता है या लोगो होता है, हमारा धीरे धीरे खुद ही फेमस हो जाता है, उसे हम बेच भी सकते हैं, है ना। लेकिन ये कह रखा है कि इंटरनली जनरेटेड है, उसे अलग से इंटेंजिबल एसेट हम नहीं दिखाएंगे। खरीद रहे हैं तो अलग बात है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो लिखा है टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ एन इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो फ्यूचर बेनिफिट मिलना चाहिए हमें, है ना, यूजिंग द प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। If the asset will generate economic benefit only in combination with other asset, the enterprise applies the concept of cash generating unit as set out in accounting standard on impairment of asset। तो impairment of asset के बारे में बात कर। इलस्ट्रेशन नंबर 5, जे लिमिटेड ने एक लॉन्च किया है प्रोजेक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट के। कंपनी ने 30 लाख रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किए हैं। ड्यू टू अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन मैनेजमेंट को लगता है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो वो क्या चाहते हैं कि इस खर्च को फ्यूचर में डालना चाहते हैं। बिल्कुल गलत है, पीएनएल में डाल के खत्म करना है हमें। ठीक है, इसे हम फ्यूचर में नहीं कर सकते। फ्यूचर का में करने का मतलब आपने इंटेंजिबल एसेट क्रिएट कर ली और आप इसको फ्यूचर में राइट ऑफ करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। The L Limited is facing a lot of problems and incurring financial losses on account of existing billing procedure। जो इनका अभी बिलिंग का प्रोसीजर है उससे इन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाएंगे बिलिंग प्रोसीजर पर, और उससे उनको फ्यूचर में थोड़ा आराम मिले। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा है, सॉफ्टवेयर डिजाइन बनाने में 40,000 खर्च किए हैं। कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी 25,000 खर्च किए हैं। अदर कॉस्ट है एस्टेब्लिशमेंट और टेक्नोलॉजी और फिजिबिलिटी 347 खर्च किए हैं। फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर के मास्टर बनाने शुरू करे। अब इन्होंने क्या करा, अपने लिए बिलिंग प्रोसीजर के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाया, फिर उन्होंने सोचा वो बेचेंगे, हम अपने आप भी यूज करेंगे, बेचेंगे भी, सॉफ्टवेयर तो बना ही लिया है। तो उन्होंने कॉपी भी सेल करने के लिए बनाई। तो हमें बताना है कि हमारा खर्चा कैसे ट्रीट होगा। देखो, एक है रिसर्च फेज। रिसर्च फेज का सारा खर्चा पीएनएल में जाता है, ठीक है, और डेवलपमेंट का असेट में जाता है।
तो एज पर AS26 जो कॉस्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर ट्रीटेड एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, है ना। In the above case, cost of software design and cost of establishment of feasibility are the costs which are incurred in research phase. देखो हमने पहले सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनाया, अभी तो हमें पता नहीं कि वो काम करेगा या नहीं। अभी हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की एस्टेब्लिश कर रहे हैं, फिजिबिलिटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, एस्टेब्लिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो यहां लिखा है कि ये खर्चे तो रिसर्च फेज के और ये हमारे P&L में जाने चाहिए खर्चा मानते हुए, ठीक है। उसके बाद अदर कॉस्ट आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी एस्टेब्लिश हो गई, हाँ ये काम कर रहा है ठीक, उसके बाद जो खर्चा है वो तो डेवलपमेंट का हो गया ना। तो उसके बाद के जो भी खर्चा है वो डेवलपमेंट में हो गया। हमने मास्टर बनाया सॉफ्टवेयर का, डेवलपमेंट में गया, तो ये डेवलपमेंट में गया, और ये हमने सॉफ्टवेयर में इंटेंजिबल एसेट में डाल दिया। ये खर्चा हमारा रिसर्च फेज का P&L में चला गया। और ये जो हमने कॉपी बनाई है, CD बनाई है, कॉपी बनाई है बेचने के लिए, ये तो हमारी स्टॉक है। याद है हमने क्या करी थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, दोनों में हमारा फर्क था। दोनों में क्या फर्क था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि हमारा जो स्टॉक है उस वो तो AS2 में कवर होता है, तो ये तो स्टॉक हो गया ना, तो ये कहां जाएगा, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में जाएगा। तो रिसर्च फेज P&L में, डेवलपमेंट फेज का सारा खर्चा इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में, और अगर हम कोई उससे क्या बना रहे हैं, स्टॉक बना रहे हैं बेचने के लिए, तो वो कहां जाएगा, इन्वेंट्री की कॉस्ट। अब यहां लिखा है कि 12,77,000 12,77,000 का जो खर्चा हुआ है हमारा इंटेंजिबल एसेट में, उसे हम एमोटाइज कर देंगे, जो भी लाइफ हम सोच रहे हैं उसके हिसाब से एमोटाइज कर देंगे। सपोज ये भी हम कर सकते हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि सॉफ्टवेयर की 1000 कॉपी बिकेंगी ना, और 200 कॉपी बिकी है, तो 20% लगा दें इन द रेशियो ऑफ कॉपी सोल्ड, जितने समय तक बिकेगी उसके बाद हम खत्म कर देंगे। जो हमारा भाई एक तरीके से ये हमारा मशीन हो गई ना, मशीन से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हमने बनाया, इससे हम कॉपी कर करके बेचेंगे मार्केट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, M लिमिटेड है, इन्होंने रिसर्च करा है और कुछ खर्च किए, 18 लाख रुपए रिसर्च पे खर्च कर दिए, तो क्या करोगे इसे बताओ, कहां डालोगे। आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी इन्होंने क्या खर्चा करा है, कितना आया टोटल खर्चा, देखो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहां जाएगा, कैपिटलाइज होगा, कैपिटलाइज होगा, इंटेंजिबल एसेट में जाएगा ना, सैलरी कैपिटलाइज होगी, जनरल एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होंगे। लेकिन ट्रेनिंग के खर्चे हम पहले भी सोच पढ़ चुके हैं कि भैया ट्रेनिंग का खर्चा तो कैपिटलाइज नहीं कर सकते आप, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते आप अपने एम्प्लॉयज को। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेट, मतलब एक तरीके से रेंट है या कुछ है वो एलोकेट हुआ है, खर्च नहीं हुआ, इस पर एलोकेट हुआ है, तो एलोकेट वाला खर्चा तो हमारा इस पे नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर ये भी P&L में ही जाएंगे। तो कैपिटलाइज कितना करेंगे आप, तो 51,70,000 रुपीज कैपिटलाइज कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हमने खर्च किया है डेवलप और प्रोड्यूस करने के लिए ए रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, और उस पर हमें कुछ खर्चा किया है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2 ये पता चला कि वो टेक्निकली फिजिबल है। आफ्टर फेज 2 के बाद यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ द अबव रेफर्ड कॉस्ट विल बी ट्रीटेड। तो हमें क्या करना है, ये कहां जाएगा, क्योंकि ये क्या है, फेज 1 का खर्चा है, फेज 2 के बाद पता चला है, तो ये भी कहां जाएगा, P&L में जाएगा, ठीक है। फेज 3 एंड 4 अदर कोडिंग कॉस्ट,
तो कहाँ जाएगा ये? कैपिटलाइज हो जाएगा। टेस्टिंग कैपिटलाइज हो जाएगा क्योंकि फिजिबल हो चुका है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मास्टर्स कैपिटलाइज होगा। फेज 6 में हम पैकिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की, ये तो बेचने के लिए हम तैयार। तो ये कहाँ है हमारे इन्वेंट्री में जाएगा, या तो इन्वेंट्री में जाएगा अगर बिना पैकिंग के बिक नहीं सकता है, या पीएनएल में जाएगा। पैकिंग भी दो टाइप की होती है ना, एक ऐसी होती है पैकिंग जिसके बगैर प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता है, वो उसकी कॉस्ट में जुड़ती है, इन्वेंट्री के कॉस्ट में। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं तो वो प्लास्टिक बोतल या जो कांच की बोतल है वो उसकी प्राइमरी पैकिंग है। मैच बॉक्स माचिस खरीद रहे हैं तो वो जो डिब्बी होती है माचिस की वो उसके बगैर नहीं बिक सकती। लेकिन वैसे अगर कोई है प्रोडक्ट, गत्ते का डब्बा अलग है उसके बगैर भी बिकता है उसके साथ में, तो वो पीएनएल में जाता है अगर वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये हमारा था क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1 2। कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल असेट यहां से हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।